जो बात मैंने अभी आपसे कही मैं उसको जोड़ के कह रहा हूं कि 2006 से पहले मान्यवर काशीराम साहब ने जो नारे दिए, आप गौर करना, आप बहुजन समाज के सिपाही हो, ये हमारे जो सम्मानित नेता जो नेतृत्व करते हैं, जो नारे मान्यवर काशीराम साहब ने दिए, जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, आज उस नारे को कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता अपने शब्दों में कह रहे हैं, लेकिन जिनको काशीराम साहब विरासत दे गए उन्होंने 2 महीने में बदल के रख दिया। उन्होंने बहुजन से सर्वजन कर दिया, उन्होंने हाथी से गणेश कर दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश कर दिया। उन्होंने अपने स्वार्थ में इस महापुरुषों के इस आंदोलन को कमजोर करने का काम किया। आप ये सोचो, देश की वो पार्टी जिसने 50 साल राज किया हो, आज वो मान्यवर काशीराम साहब के नारों को दूसरे शब्दों में कह रही है। अगर हमारे लोगों ने विश्वासघात ना किया होता तो आज ये दलित, पिछड़ा, मुसलमान, आदिवासी इकट्ठा होकर इस देश की सर्वोच्च कुर्सी पर राज कर रहा होता और कोई इनकी तरफ आंख उठा के नहीं देखता। आप आंकड़े उठा के देखो एनसीआर के, हर प्रदेश में, स्पेशली उत्तर प्रदेश में बुलडोजर जाति धर्म देख के चलता है। रोज अखबार पढ़ो, कहीं इस जिले में रेप, हत्या, जला दिया, मार दिया। अभी न्याय के नाम पे, जो न्याय जन्मसिद्ध अधिकार है, भारतीय संविधान देता है, न्याय के नाम पे उस परिवार का मजाक उड़ाया जा रहा है। फिर ये नेता, ये विधायक, ये मंत्री, मुख्यमंत्री किसके लिए? अगर ये गरीबों को न्याय भी नहीं दिला सकते। मैं पुलिस के साथियों की मजबूरी समझता हूं। पुलिस सरकार की होती, वो मजबूर कुछ अच्छा करने जाए तो कुछ अच्छा कर दें तो सस्पेंड हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, लाइन हाजिर हो जाते हैं। और अगर अच्छा करने का नेताओं के हिसाब से काम ना करें, जो सरकार के नेता हैं, तो नेताजी मारपीट भी कर देते हैं। अभी मैंने देखा 2 दिन पहले ही एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर को पीटा गया। अगर वो कोई अधिकारी ईमानदार से काम कर रहा है तो उनका मनोबल तोड़ रहे हो। ये वर्दी वाले लोग सुरक्षा का काम करते हैं जनता की, इनका मनोबल तोड़ रहे हो। किस लिए? अपने चंद नेताओं खुश करने के लिए। इसका प्रभाव समझते हो आम जनता पे क्या पड़ रहा है? जब पुलिस की वर्दी वाले को देख लेता है गरीब आदमी, तो कहीं ना कहीं ये महसूस करता है कि ये मुझे न्याय दिलाएगा। लेकिन आज वो पुलिस बेबस हो गई उत्तर प्रदेश में। आज वो पुलिस खुद अपमानित हो रही। आज उस पुलिस को कुचला जा रहा है और तमाम तरह से प्रयास किया जा रहा है कि ये उनके हिसाब से काम करे। मैं पुलिस के साथियों को उनकी मजबूरी समझते हुए कहूंगा कि कोई भी, क्योंकि आपको संविधान की वजह से, आपकी मेहनत की वजह से नौकरी मिली है, कोशिश करना किसी नेता के इशारे पे ऐसा कोई काम मत करना कि गरीबों की हाय, गरीबों की बददुआएं आपको लग जाएं। आज हालात उत्तर प्रदेश में खराब है। आज हालात उत्तर प्रदेश में खराब है। मेरा कोई बदले का मतलब है ही नहीं। मैं बुद्ध को मानने वाला व्यक्ति हूं। मैं किसी से बदला चाहता ही नहीं हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि जिस तरह ताकतवर लोग सम्मान का जीवन जी रहे हैं, इस तरह गरीब परिवारों को भी सम्मान का जीवन मिले, इनके बच्चों को भी रोजगार मिले, इनके बच्चों को भी आगे पढ़ाई करके पढ़ने का मौका मिले, इनके लोगों को भी अच्छा इलाज मिले, इनको भी जमीन मिले, इनको भी स्वाभिमान सम्मान से जीने का मौका मिले, इनकी भी हिस्सेदारी हो और ये भी आगे बढ़ के विधानसभा, लोकसभा में जाके अपने क्षेत्रों के लिए कुछ कर सके, अपने लोगों के लिए कुछ कर सके। और ये हिस्सेदारी का मामला है। लेकिन मेरी ये भी समझ में आया सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी कि हिस्सेदारी मांगने से नहीं मिलती, जंग की तैयारी करनी पड़ती। आपने उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आपकी पूरी टीम ने, डॉक्टर आकिब और तमाम हमारे नेताओं ने जिस तरह से काम किया, मैं धन्यवाद देता हूं। मैं तो बहुत कम समय देता हूं। मैं तो उत्तर प्रदेश में परदेसी हो गया हूं। आजकल मैं उत्तर प्रदेश में कभी कभी आता हूं। आजकल मैं उत्तर प्रदेश में बहुत कम आ रहा हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में मेरी नजर नहीं है। मेरी मजबूरी है, क्योंकि जब एक गरीब का बेटा कुछ करने के लिए निकलता है तो पहले उसका खूब मजाक उड़ाया जाता है, फिर उसका विरोध किया जाता है, फिर उसकी राह में कांटे बिछाए जाते हैं, और फिर एक समय आता है जब वो संकल्पित होकर अपने मिशन पे आगे बढ़ जाता है, जब उसको रोक पाना नामुश्किल हो और नामुमकिन हो जाए तो फिर उसका साथ दिया जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप निराश मत हो। मैं आपकी ताकत को जानता हूं, मैं आपकी हिम्मत को जानता हूं। कोई नेता है उत्तर प्रदेश या देश में जिसके लिए रोज रात को 10 बजे तक लोग बैठे रहे? है कोई तो बताओ। और ये भी जानो,
ये भी जानो ये पैसे पे बुलाए गए लोग नहीं हैं। पैसे पे बुलाया घंटे 2 घंटे में रुक जाएगा, पैसे पे बुलाया साधन सुविधाओं पे बुलाया 3-4 घंटे रुक जाएगा। ये तो मेरे वो बहादुर भाई हैं, ये तो मेरी वो बहादुर बहनें माएँ हैं जो अपने बेटे से प्यार करती है और उम्मीद करती है कि बहुत लोगों ने ठका, अब हमें इंसाफ मिलेगा, अब हमारे जीवन में खुशहाली। मैं वादा करके कहता हूं, मुझे बहुत बात आपसे करनी है, आप विश्वास करो, लेकिन अब मैंने तय किया है, और ये तय मैंने उस दिन किया जिस दिन मुझे गोली लगी। जिस दिन मुझे गोली लगी आपको कैसा महसूस हुआ बताओ? ये तो मैंने अभी देखा, जैसे ही मैंने कहा कि तुम्हारे बीच से कोई विरोधी मुझे गोली मार सकता है, मैंने देखा किस तरह से तुम्हारे अंदर बेचैनी हुई और तुम खुद पीछे हट गए। और उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि ये प्यार पैसे से नहीं मिलता है, ये प्यार संघर्ष से मिलता है। मैं यहां भले ही बोल रहा हूं, मैं यहां भले ही बोल रहा हूं इस धरती पे, लेकिन दुनिया में हमसे प्यार करने वाले हमारे साथी, क्योंकि आज सोशल मीडिया का युग है, मैं यहां हूं, वो लाइव के माध्यम से दुनिया से मुझे सुन रहे होंगे। अभी सिंगापुर से हमारे एक साथी मुझसे आते हुए बात कर रहे थे, उनका नाम है शोएब, मुझसे कह रहे थे कि भाई हम जैसे भी हैं हम आपके साथ। तो मैंने उनसे कहा कि आपने देखा कि चाहे वो भारत में जुल्म हो या भारत से बाहर कहीं भी हो, जब भी किसी कमजोर को सताया जाएगा, मैं आपको जानकारी के तौर पे बता रहा हूं कि जब इजराइल ने फिलिस्तीन के साथ अन्याय किया तो विदेश पॉलिसी को बेवकूफ बनाते हुए हमारे देश के नेता इजराइल का समर्थन करने लगे। मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दुनिया में बैठे लोग मुझे सुनते हैं। आपने देखा क्या हाल किया इजराइल ने, छोटे छोटे बच्चे। मैं किसी आतंकवादी अपराधी का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन सत्ता एक भूख होती है। अपनी भूख के चक्कर में, उस जमीन को कब्जाने के चक्कर में क्या किया इजराइल ने, क्या खेल खेला गरीबों के साथ, कमजोरों के साथ। इसलिए मैंने कहा था बिनोर से कि मैं फिलिस्तीन के साथ हूं, चाहे कुछ हो जाए, मैं हर एक कमजोर के साथ हूं। इसलिए मैंने उस दिन ये बात कही थी। और फिर क्या हुआ, आपने देखा क्या हुआ कि देश के प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन के लिए मदद भेजी। हमारे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक समझ ही नहीं पाए कि जो 2 दिन पहले इजराइल का समर्थन कर रहे थे वो फिलिस्तीन को मदद भेज रहे हैं, फिलिस्तीन के खिलाफ खड़े हों या इजराइल के खिलाफ खड़े हों। इसका कारण यह है कि इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, ये सारी विदेशी पॉलिसी खराब कर रहे हैं। मैंने तो प्राइम मिनिस्टर से कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपकी ताकत को समझता हूं, आप भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, चलिए ना चाइना बॉर्डर की तरफ, चंद्रशेखर आजाद आपके पीछे खड़ा है, चलिए हम चाइना फतह करके आएंगे। चाइना हमारी जमीन कब्जा रहा है, चाइना हमारे देश में घुस गया, हमारी कई सौ बीघे जमीन कब्जा ली, हम 1 गज जमीन अपनी मिट्टी की किसी को नहीं देंगे। हम अपनी मिट्टी का, अपने देश का 1 गज हिस्सा किसी को, दुश्मन को नहीं देंगे। आप चलिए ना चाइना की तरफ, भारत के वीरों में बहुत क्षमता है, और अब तो भीम आर्मी के लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे जब आप चाइना की तरफ को करोगे। क्या लड़ रहे हो उससे, अपने से कमजोर से? मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूं इशारे के तौर पे कि आपको याद रहे कि चाहे अन्याय करने वाला आपका अपना हो या कोई गैर हो, कभी अन्याय करने वाले के साथ नहीं खड़ा होना मेरे लोगों, हमेशा उसके साथ खड़ा होना जो परेशान है, जिसके ऊपर मुसीबत है, जो पीड़ित है, जो शोषित है, जो मजलूम है, हर उसके साथ खड़े होना। और मैं ठगे हुए लोगों से कह रहा हूं, जो ठगे गए हर बार, बीजेपी हराओ, बीजेपी जिताओ, बीजेपी को हराना, इनको ले आओ। अगर आज कोई बीजेपी का मुकाबला पूरे देश में कर रहा है तो ये नीले पटके वाले लोग कर रहे हैं, बाकी किसी की हिम्मत नहीं है। अब मैं राजस्थान में था, नेताओं के यहां 4 बजे ईडी वाले बैठे थे, मैं दिल्ली में था 6 बजे ईडी वाले बैठे थे। मैं उनको बुलाता रहता हूं कि आओ किसी दिन हमारे साथ भी बैठ के चाय पियो, लेकिन वो जानते हैं वो मुकाबला नहीं कर सकते हैं गरीबों का, ईमानदार लोगों का। वो जानते हैं कि इनके खिलाफ तो झूठी बातें फैलाओ जाओ कि अभी ये कमजोर हैं, अभी ये लापरवाह हैं, अभी ये जिम्मेदार नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
हमारे मीडिया के लोग भी हैं, जो रात को 10:15 बजे एक टांग पे खड़े होकर यहाँ सुन रहे हैं मुझे, वो गैर जिम्मेदार हैं। जिनको ये कहा जाता है कि नौजवान है, नौजवान को समझते हो क्या होता है? नौजवान वो है कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। नौजवान वो है जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। 23 साल के थे शहीद आजम भगत सिंह जब उन्होंने हंसते हंसते फांसी की सजा कबूल की। आप समझते हो, अपनी मिट्टी के लिए मिट जाना, अपने देश के लिए शहादत देना, व्यक्तिगत लड़ाई कोई भी लड़ सकता है, लेकिन अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए कुर्बान हो जाना, ये जज्बा भारत की धरती में है।